साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने संविधान के विषय में जो वीडियो आपको दी है उसके अगले चरण में भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में आपको बताएंगे। हमें आशा है कि जो अभी तक वीडियो दी आपको पसंद आया होगा, ये भी बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल दबाकर ऑल पर ओके करिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक भी करिए और शेयर भी करते रहिए, और आप लोग हमको कमेंट भी करते रहा करिए कि हमारा जो है कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, और अगर कुछ उसमें आप छूट गया है या कुछ लगा कि नहीं हमको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहेंगे तो हमको कमेंट मिलता रहेगा, तो हम वो समस्या का आपको समाधान करवाते रहेंगे। तो कमेंट आप जरूर करते रहिए। सब्सक्राइब करने से लाभ होगा कि हमारा वीडियो आपको मिलता रहेगा, और कमेंट भी आप जरूर करिए। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लें कि जैसे जो हम आपको विशेषताओं के विषय में बता रहे हैं, इसमें जो विशेषताएं हैं एक एक विशेषताओं पर बृहद रूप से व्याख्या की जाएगी। इसके अंदर कुछ फैक्ट आते हैं, जो फैक्ट हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फैक्ट में आपका क्या है, जैसे कि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे कोटेशन है, चाहे जो एकदम तथ्य हैं, जो आपके पीरी के एग्जाम में जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जीएस के लिए भी, और टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए, जिसमें पॉलिटी के जो छात्र हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो हमारा वीडियो आप जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको बहुत लाभ होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है हम आपको बहुत कम समय में और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो मुख्य बातें हैं समझा दें, जिससे परीक्षा हाल में आपको समस्या का सामना न करना पड़े। तो जो है कि हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, हम अपने टॉपिक पे आएंगे और मुख्य बातें हम आपको क्या कैसे हैं इसको हम उपलब्ध कराएंगे। तो आते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसे हमने आपको भारतीय संविधान की कुछ वीडियो आपको दिए हैं, उसी के चरण में भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद संविधान का एक दर्पण का स्वरूप आपको मिल जाएगा कि संविधान में मूल चीज़ें क्या हैं। और जब हम संविधान का और वीडियो देंगे, अभी जितने भाग हैं जैसे 22 है, तो सबका अलग अलग देंगे। फिर उसके बाद आपको समझाएंगे किस तरह प्रश्न आते हैं। तो इसमें भी हम आपको बताए जाएंगे किस तरह प्रश्न आते हैं। तो इसमें जो आपके टॉपिक हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं, इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं उससे प्रश्न बनते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आते हैं विशेषताओं पर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक शब्द कहा था कि हमारा संविधान मतलब भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों के छानने के बाद बनाया गया है। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। स्टेटमेंट में भी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब देखते हैं कोई पैटर्न नहीं, पॉलिटी कुछ भी पूछ सकता है। तो आप जो चीज़ें हैं आप पेन लेके बैठे रहिए, लिख लीजिए। हमारा वीडियो 2-3 बार सुनते रहेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, याद रहेगा और परीक्षा में आसानी होगी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक कथन है कि भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों के छानने के बाद बनाया गया है। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है तो आपको भीमराव अम्बेडकर मतलब टिक करना है। तो हम भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चलेंगे। सबसे पहले विशेषताओं की जो हेडिंग है इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम एक एक की व्याख्या करते चलते हैं। तो सबसे पहले सबसे लंबा और लिखित संविधान। हमारा संविधान सबसे लंबा है, लिखित भी संविधान है। लचीला कठोर संविधान, लचीला कठोर दोनों का समन्वय है। एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था, एकात्मकता के भी लक्षण है, संघीय संविधान भी है। सरकार का संसदीय रूप संसदीय शासन प्रणाली है ही है। न्यायिक सर्वोच्चता, सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च माना गया है, न्यायिक रूप से जो माना गया है, न्यायिक सर्वोच्चता की बात की गई है। मौलिक अधिकार की, राज्य के नीति निदेशक तत्व की, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, ये मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद भी अन्य बहुत सारी भारतीय संविधान में विशेषताएं हैं। एक लेक्चर या एक पार्ट में इसको नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन इतना आप समझ लेंगे तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी काम हो जाएगा। उसके बाद जब भारतीय संविधान पूरा पढ़ेंगे तो आपका पूरा जब संविधान का वीडियो मिल जाएगा, विशेषताएं जो कुछ उसमें बची हैं अपने आप समाहित रहेंगी, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं इससे आपका हो जाएगा। तो चलते हैं पहली विशेषता पे, सबसे लंबा और लिखित संविधान। पहली विशेषता सबसे लंबा और लिखित संविधान। एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सबसे लंबा क्यों कहा गया है? जैसे अम्बेडकर का हम बताया कि विभिन्न संविधानों के छानने के बाद बनाया गया है, तो भारतीय संविधान सबसे लंबा है। सबसे लंबा मतलब सबसे बड़ा भी कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। कैसे है?
कि जब हमारा संविधान बना मूल संविधान में, तो उसमें क्या था और बाद में क्या हुआ, इसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे लंबा है, इसमें एक लिखित दस्तावेज है, अभी लिखित संविधान में क्लियर हो जाएगा कि सबसे लंबा संविधान है। तो यहाँ जो प्रश्न बनता है उस पर आइए कि कभी कभी प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूची है। अगर वह प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे कि मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। अब ध्यान से इसको सुनते चलिए, पेन ले लीजिए और काफ़ी अपना लिखते भी रहेंगे तो नोट्स टाइप का हो जाएगा, नहीं वीडियो भी सुन लेंगे। फिलहाल आपको याद रहना चाहिए, परीक्षा में वही काम आएगा। तो अगर प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, 22, कितने अनुच्छेद 395, कितनी अनुसूचियाँ थी 8। अब अगर हम वर्तमान में देखें तो अब कहीं कहीं 25 भाग मिलता है, अनुच्छेद 470 लगभग हो गए हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अनुसूची 12। अब वर्तमान में 25 भाग, 470 अनुच्छेद हम लिखिए, लेकिन 400 से भी ज़्यादा, 470 से भी ज़्यादा है। आने वाले समय 480, 500 तक भी हो सकते हैं, संशोधन होता रहता है। लेकिन मूल 395 अनुच्छेद हैं, इसमें A, B, C इस तरह करके जो जोड़े गए अनुच्छेद हैं वही इसमें बढ़ा दिए हैं, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ा दिए हैं। तो मूल संविधान में 395 हैं, इसमें A, B, C, D करके आप देखेंगे, आपको मिलता रहता है कि A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, इस तरह से उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। 12 अनुसूचियाँ अब हो गई हैं, 8 अनुसूची थी, अब 4 बढ़कर, इसमें 4 बढ़कर जो है 12 हो गई है। तो वही 9, 10, 11, 12, जैसा हमने आपको जो है कि अपने अनुसूची वाले में बताया है कि कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत अनुसूचियाँ बनकर 12 हुई है। अब आइए हम थोड़ा इस पर समझ लेते हैं कि जैसे पहले 22 भाग थे, 22 भाग थे, अभी 25 कैसे हुआ। जैसे भाग 4 का जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया, भाग 9B जोड़ा गया, भाग 14A जोड़ा गया, तो टोटल कितने हो गए, 22 से 26 हो गए। लेकिन इसमें एक माइनस हुआ है, भाग 7 जो है ये 7वें अमेंडमेंट एक्ट जो है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये घट गया है, तो फिर हो गया है 25। अब इसको आप समझिए कि वर्तमान में 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद है, 12 अनुसूची। तो वर्तमान में अनुच्छेद इस तरह प्रश्न नहीं बनेगा, बस 22 भाग बनेगा और 12 अनुसूचियाँ इस तरह बनेगा। इसमें जो है कि आप ध्यान रखिए, मूल जब पूछे तो 22, अगर पूछे कुल कितने भाग हो गए हैं तो 25। प्रश्न अभी हम आपको इसको समझ लीजिए, फिर बताते हैं कि मूल में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, वर्तमान में 25 भाग, 270 प्लस जो है 270 प्लस आर्टिकल, और क्या कहते हैं कि 12 अनुसूची। अब 22 भाग से 25 कौन कौन से हुए, जैसे भाग 4 का मूल कर्तव्य, भाग 9A न्यायपालिका, नगर पालिका, 9B सहकारी समितियाँ, 14A न्यायाधिकरण, ये बढ़ के 26 हुए। लेकिन भाग 7 7वें संविधान संशोधन 56 के द्वारा निश्चित कर दिया गया, तो एक माइनस 25 भाग हो गए हैं। अब आप प्रश्न पे आ जाइए, क्लियर हो गया है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब प्रश्न में जैसे जब प्रश्न पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाग, कितने अनुसूची, कितने अनुच्छेद हैं, 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद। वर्तमान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान में जो है कि 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूची हैं। लेकिन अगर केवल भाग पर आता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग, मूल संविधान में कितने भाग हैं, तब भी 22 भाग। लेकिन अगर पूछे कि कितने हो गए हैं, प्रश्नों ध्यान दीजिए कि अब कितने क्या कहते हैं कि भाग हो गए हैं, तो आपको 25 लगाना है। देखिए अनुच्छेद आपका इस तरह क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो अंतिम आप समझ लेंगे उस टाइम जो प्रश्न रहेगा उस हिसाब से आप दिमाग लगा लीजिएगा। लेकिन अनुसूची मूल में कितने थे, 8, अब कितनी है, क्या कहते हैं कि 12, अब कितने भाग हैं, 22 भाग। अगर पूछे कुल कितने हो गए हैं तो 25 भाग। अब आपसे क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा बड़ा क्यों कहा गया, कि इसमें 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब लिखित और अलिखित पे आ जाते हैं। संविधान जैसे 2 तरह के होते हैं। जैसे संविधान, अगर आप ध्यान दीजिए, संविधान 2 तरह के होते हैं। एक होता है लिखित,
एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित। तो लिखित का मतलब है कि जैसे स्पष्ट है कि यहाँ इतना बड़ा है जो एक लिखित संविधान है, जिस संविधान की किताब है, संविधान में भाग, अनुसूची, उसके अनुच्छेद, उसके संशोधन, जो भी चीजें हैं लिखी गई हैं, तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है। भारत के साथ आप ध्यान देते चलिए, अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान भी लिखित संविधान है। और अलिखित में आते हैं जिसका संविधान लिखा नहीं गया है, वो ब्रिटेन का ब्रिटिश संविधान जो है लिखा नहीं गया। ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया है। तो इसमें कभी कभी कथनकार भी बन जाते हैं कि भारतीय संविधान लिखित है, अमेरिका का भारत के साथ साथ अमेरिका की संविधान लिखित है। तो कथनकार टाइप क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप हल कर लेंगे और ये क्लियर हो गया। तो भारत का संविधान लिखित है और सबसे बड़ा है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली विशेषता पर आते हैं। अब हम अगली विशेषता पर आते हैं कि लचीला एवं कठोर संविधान। लचीला एवं कठोर संविधान। अब इसको आप समझ, लचीला जो लचीला हो, कठोर जो थोड़ा कठोर संविधान हो। इसको ध्यान देने की जरूरत है कि अब लचीला और कठोर संविधान का मतलब है कि ये संशोधन से, दोनों का मतलब है संशोधन से। जो क्या है, जो हमारा संविधान संशोधन है, उसी से लचीला और कठोर संविधान का मतलब है। लचीला का मतलब है जिसमें सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधन हो, जिसमें सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधन हो, के द्वारा संशोधन हो, तो हमारा संविधान लचीला हो गया। कठोर प्रक्रिया जिसमें विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन हो, विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन हो तो हमारा कठोर संविधान। सामान्य प्रक्रिया, जैसे संविधान संशोधन के लिए कुछ ही सामान्य प्रक्रिया से गुजरना पड़े और आसानी से संविधान संशोधन हो जाए, तो लचीला संविधान। और कठोर संविधान जिसमें विशेष प्रक्रिया हो, जिसकी प्रक्रिया कठिन हो, तो क्या कहते हैं कि विशेष कठोर संविधान हो जाता है। तो भारतीय संविधान लचीला भी है और भारतीय संविधान कठोर भी है। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि भारतीय संविधान लचीला भी है और भारतीय संविधान कठोर भी है। अब लचीला कैसे है, कठोर भी है, इसको ध्यान दीजिए कि हमारे संविधान में आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है। अब आप समझिए, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है। इस पे आप समझिए कि संविधान संशोधन कैसे लचीला है, कैसे कठोर है। नंबर एक, इसमें जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे अनुच्छेद, तो 368 के विषय में अच्छे से आपको बताएंगे, लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं इसको हम चर्चा करते चलते हैं। जैसे विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से संविधान संशोधन होता है। संसद के विशेष बहुमत से संविधान। कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें कुछ संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे 2/3 उपस्थित सदस्यों के मतदान से, 2/3 उपस्थित सदस्यों के मतदान से। मतलब अगर संसद भवन में जितने सदस्य उपस्थित हैं उसमें 2/3 सदस्य के बहुमत हो और तभी जो है कि संशोधन होता है। तो ये विशेष प्रक्रिया हो गई, क्योंकि उसमें जो सदस्य हैं वो आपके फेवर में है, तभी आपका काम हो पाएगा। अब संसद, इसमें होता है कि संसद के विशेष कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ प्रावधान जिसमें जो है संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। तो कुछ संसद के विशेष बहुमत, मतलब जो वहाँ उपस्थित हैं उनके 2/3 बहुमत से संशोधन होता है। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अब ये दोनों हमारा सिद्ध कर दिए भारतीय संविधान कठोर है। लेकिन अब लचीला पे बात करते हैं, क्योंकि लचीला पे इसमें
जैसे सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, उसी तरह भी संविधान में संशोधन होते हैं कि सामान्य प्रक्रिया द्वारा भी सामान्य प्रक्रिया द्वारा भी संशोधन होता है। सामान्य प्रक्रिया द्वारा भी संशोधन होता है। कहने का मतलब है कि ये लचीला हो गया कि कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधन होता है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें जो है कि 2/3 सदस्यों की उपस्थिति होती है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें आधे राज्यों की भी स्वीकृति आवश्यक होती है। अब जब हम संविधान संशोधन का भाग बनाएंगे उसमें एक प्रश्न पूछता है, दे देगा कोई प्रावधान किसमें किस प्रक्रिया द्वारा संशोधन होता है, तो आप लिखेंगे विशेष प्रक्रिया द्वारा, आप लिखेंगे सामान्य प्रक्रिया द्वारा। या कभी ऐसे पूछ लेता है कि कुछ प्रावधान है जिसमें किस प्रक्रिया द्वारा संशोधन होता है, तो उसमें 2/3 सदस्यों को उपस्थित मतदान करने या आदेश राज्यों का, ये वाले उसमें हम एक एक चीज़ की विस्तृत व्याख्या करेंगे। लेकिन आप जानिए कि संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, और इसमें कुछ प्रावधान में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति मतदान होने से संशोधन होता है, कुछ मध्य राज्यों की स्वीकृति होती है, कुछ सामान्य प्रक्रिया द्वारा संशोधन होता है। ये हमारा जो है दूसरी विशेषता रही, मुख्य विशेषता भी है। अब हम तीसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं। तीसरी विशेषता जो है, अब तीसरी विशेषता आप देख लीजिए कि एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। अब इसको आप ध्यान से सुनिए कि एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था कि भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व भी है, संघीय भी है। एकात्मकता का मतलब ऐसे नाम से एक अकेला, जैसे केंद्र शक्तिशाली हो। संघीय व्यवस्था का मतलब है मिला जुला, संघ, जैसे लोगों का समूह होता है संघ, तो जिसमें केंद्र के साथ राज्य को भी महत्व दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि आप शब्द को समझ लीजिए, इसमें प्रश्न बनता है, कभी प्रश्न दे देगा कौन सा संघीय की विशेषता नहीं है, तो उसमें 3-4 रहेगा, एक एकात्मक लक्षण रहेगा। कौन सा एकात्मकता की विशेषता नहीं है, तो संघीय रहेगा, या उसमें रहेगा तो एकात्मकता का लक्षण आप पढ़े रहेंगे पकड़ लेंगे। या कभी कथन दे देगा कि 1 सही 2 सही, इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन जब एकात्मकता और संघीय व्यवस्था आप समझे हैं, इसकी विशेषता जाने हैं, तो प्रश्न चाहे पूछे कौन एकात्मक लक्षण है कौन नहीं है, कौन संघात्मक लक्षण है कौन नहीं है, या 1 सही 2 सही, इस तरह के जो प्रश्न आएंगे आप हल कर लेंगे। तो आप एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था, तो हम सबसे पहले संघीय व्यवस्था कि भारतीय संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। तो अब हम चलते हैं, जैसे कि एक चीज़ आप जान लीजिए कि जैसे एकात्मक, जैसे हमारा संविधान कैसा है, तो इसमें जब प्रश्न बनेगा अगर रहेगा कि एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था, विकल्प रहेगा, दोनों मिला जुला लगाइए। अगर एकात्मकता अलग दिया है, संघीय अलग दिया, इस तरह अलग दिया, तो आप संघीय व्यवस्था लगाइए। तो अगर विशेषता पूछता है तो एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था रहेगी। अब हम संघीय व्यवस्था के विशेषता जान लेते हैं। संघीय व्यवस्था के भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण इसको संघीय माना गया है। जैसे संघीय व्यवस्था, 2 सरकारें। सबसे पहले चीज, जैसा हम बताएं, नाम से ही आप स्पष्ट हो गया है कि एकात्मकता जिसमें केंद्र शक्तिशाली हो, संघीय संघ, जैसे केंद्र के साथ राज्य को भी महत्व दिया गया हो। तो 2 सरकारें, एक केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है, आप जान ही रहे हैं। शक्तियों का विभाजन, नंबर 2 शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण आता है। जैसे आप जानते केंद्र सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में संघ सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती में क्या है कि दोनों बनाते हैं, विवाद होता है तो संघ का माना जाता है, इसलिए संघ को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था है लेकिन एकात्मकता के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर पूछे कि भारतीय संविधान कैसा है, संघीय एकात्मकता एक विकल्प नहीं है। अगर एकात्मकता अलग है, संघीय अलग है, तो आप संघीय लगाइएगा। 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन। लिखित संविधान, हमारा लिखित संविधान भी संघ की विशेषता है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता।
ये हमारे संघीय व्यवस्था का लक्षण है, इसको याद रख लीजिए आप लोग, क्योंकि दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इस तरह से आपका जो है कि संघात्मक लक्षण हो गए। अब जो प्रश्न आपका बनेगा कौन से संघीय व्यवस्था के लक्षण है, तो इसे 1 2 3 4 दे देगा, तो आपको विकल्प 1 सही, 2 सही, 3 सही, 1 2 3 4 सही, जब ये लक्षण रहेगा तो आप हल कर लेंगे। अब हम एकात्मकता के जो लक्षण है उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब जो एकात्मकता के लक्षण है, एकात्मकता के जो लक्षण है उसकी विशेषता हम चर्चा कर लेते हैं कि एकात्मक के है कि एक सशक्त केंद्र, एक सशक्त केंद्र को ज्यादा महत्व दिया गया है, एकात्मकता के लक्षण है। एक संविधान, भाई पूरे देश का एक संविधान है, चाहे आप किसी प्रदेश के नागरिक हो, लेकिन एक संविधान। एक नागरिकता, एक नागरिकता, देखिए इसको आप ध्यान से समझते चलिए। एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एक नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल उपबंध, ये सब आपातकाल की शक्तियां सिर्फ केंद्र के पास है, आपातकाल का उपबंध। और ये सब जो है मुख्य विशेषताएं जो है हमारे एकात्मक संविधान की हुई। एकात्मक लक्षण के एक सशक्त केंद्र, देखिए केंद्र शक्तिशाली है, केंद्र राज्य में विवाद होता है, केंद्र को ही वरीयता मिलती है। एक संविधान है, किसी भी देश के हैं, एक नागरिकता है, किसी भी राज्य के हैं नागरिकता है, एक अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल लगाने का क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इस तरह जब एकात्मक लक्षण पूछेगा, जब संघात्मक लक्षण नहीं है तो उसमें 3 विकल्प संघात्मक देगा, एकल नागरिकता, इस तरह से, या एक संविधान, इस तरह का आप हल कर लेंगे। अब ये रही तीसरी विशेषता। अब हम चौथी विशेषता पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ अंतर है। अगर आप इसको समझ लेंगे, सरकार का संसदीय रूप, सरकार का संसदीय रूप। हमारे यहाँ शासन प्रणाली कैसे है? संसदीय। हमारे यहाँ शासन प्रणाली कैसे है? संसदीय। तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान का आधार भी है। अगर प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान की शासन प्रणाली कैसे, भारत की शासन कैसी है, तो आप संसदीय लगाइएगा। अब यहाँ प्रश्न पूछता है कभी कभी संसदीय सर किसे कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली कैसी है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, और कहाँ से संसदीय लिया गया इसको हमने स्रोत में बताया था। और इसमें मुख्य जो है कि बातें जो है आप संसदीय अध्यक्षीय समझ लेंगे, क्योंकि पुस्तक संसदीय सरकार किसे कहते हैं, अध्यक्षीय सरकार किसे कहते हैं, तो इसलिए आप समझिए। सबसे पहले संसदीय सरकार, संसदीय प्रणाली जो है इसमें समझिए कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है। ये समझिए व्यवस्थापिका, यही शब्द को पकड़ लीजिए, आपका उत्तर गलत ही नहीं होगा। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है। यही प्रश्न आप समझिए कि संसदीय शासन प्रणाली का आधार क्या है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये दोनों एक दूसरे के सहयोग पर आधारित हैं। ये शब्द पकड़े रहेंगे, गलत ही नहीं होगा। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है? अब अध्यक्षीय प्रणाली क्या है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन हो, शक्तियों का विभाजन हो। कहने का मतलब है कि व्यवस्थापिका अपनी जगह मालिक हो, कार्यपालिका अपनी जगह मालिक हो। इनकी शक्तियां बांट दी गई हैं कि ये काम व्यवस्थापिका को करना है, ये काम कार्यपालिका को करना है, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली। लेकिन संसदीय में दोनों एक दूसरे के सहयोग समन्वय पर आधारित रहती हैं। इस शब्द को आपको पकड़ चलना है कि संसदीय सहयोग और समन्वय, और अध्यक्षीय में दोनों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। अब आप समझिए कि भारतीय जो शासन प्रणाली है संसदीय, वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और आप समझिए कि जैसे संसदीय शासन प्रणाली जो है
संसदीय जो है शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। इसको आप समझिए, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। तो इसमें मुख्य चीजें क्या है कि इसमें और भारतीय संविधान में जो मुख्य बातें होती हैं उसको हम आपको बताएंगे कि भारतीय संसदीय ब्रिटेन से क्यों भिन्न है, क्यों उसके समान है। इस तरह से हम आपको ले जाएंगे। जैसे भारतीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के आधार पर बनाया गया है, लेकिन इसमें दो अंतर है। इसमें दो अंतर है, इसको ध्यान से आप समझिए कि अंतर क्या है। दोनों शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है कि पहला है कि ब्रिटिश संविधान की तरह, ब्रिटिश शासन प्रणाली की तरह, ब्रिटिश शासन प्रणाली की तरह भारतीय शासन प्रणाली संप्रभु नहीं है। प्रणाली संप्रभु नहीं है। इसे ब्रिटिश शासन प्रणाली मुख्य रूप से उसको संप्रभु मान लिया गया, लेकिन भारतीय शासन प्रणाली संप्रभु नहीं है। इसका मुख्य चीज की सबसे मुख्य चीज है कि यहाँ चुनाव होता है। मुख्य चीज है कि ब्रिटिश शासन प्रणाली की तरह भारतीय शासन प्रणाली संप्रभु नहीं है। इसको आप जो है कि आप समझते रहिए कि मुख्य रूप क्या है कि ब्रिटिश शासन प्रणाली की तरह भारतीय शासन प्रणाली संप्रभु नहीं है। अब संप्रभु का मतलब है, जैसे ब्रिटिश में एक अगला भी अंतर बताते हैं, क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटिश उत्तराधिकारी, ब्रिटिश उत्तराधिकारी वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है, लेकिन भारत का निर्वाचित होता है, भारत का निर्वाचित होता है। अब यहां से आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश शासन प्रणाली भारतीय शासन प्रणाली में जो मुख्य रूप से अंतर है, अब आप समझ गए होंगे। ब्रिटिश उत्तराधिकारी वंशानुगत होता है। जब वंशानुगत होगा तो संप्रभु हो ही जाएगा। सीधी सी बात है कि जब वंशानुगत होगा तो संप्रभु हो ही जाएगा। और भारतीय जो शासक होगा वो निर्वाचित होगा, संप्रभु नहीं हो पाएगा। भाई जैसे चुनाव, जैसे भारतीय शासक हैं, 5 साल बाद चुनाव हुआ। अब 5 साल बाद जिसकी सत्ताई अगर वो सही तरीके से और जनता के हित को ध्यान में रखकर नहीं चल रहे, तानाशाही के रूप में चले, तो अगली बार उनको हटा दिया जाएगा। तो संप्रभु हो ही नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जो ब्रिटिश शासन प्रणाली के आधार पर बनाया गया है, तो जैसे पूछे कि संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो सीधे सीधी सी बात है कि ब्रिटिश से। लेकिन अंतर क्या है उसमें कि ब्रिटिश शासन प्रणाली की तरह भारतीय शासन प्रणाली संप्रभु नहीं है और ब्रिटिश उत्तराधिकारी वंशानुगत होता है, भारत का निर्वाचित होता है। इसमें मुख्य चीजें आप समझ गए होंगे। अब इसमें जो है कि संसदीय शासन प्रणाली समझ गए, व्यवस्थापकीय कार्यपालिका एक दूसरे के सहयोग पर है। अध्यक्षीय व्यवस्थापकीय कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन रहता है, दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं। अंतर कि ब्रिटिश से ले गया है, ब्रिटिश शासन प्रणाली की तरह भारतीय शासन प्रणाली संप्रभु नहीं है और ब्रिटिश का उत्तराधिकारी वंशानुगत होता है, लेकिन भारत का निर्वाचित होता है, क्योंकि भारत गणतंत्र है। हमने व्याख्या में बताया है। एक प्रश्न यहाँ और बनता है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चर्चा करते चलते हैं। सोचें कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो छूटे ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक रहेगा। कि कभी कभी सांसदीय प्रणाली की विशेषताएं पूछ लेता है, विशेषताएं पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सी संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं, कौन सी नहीं है। इस तरह से जो है अभी जो है कि हम आपको बताएंगे विशेषताएं क्या है क्या नहीं है। इस तरह प्रश्न बनते हैं कि कौन सी विशेषताएं हैं कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संसदीय क्या हो गई, क्लियर हो गया। अध्यक्षीय क्या हो गया, संसदीय ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन और भारत में क्या अंतर है, क्लियर हो गया। अब हम संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका।
ये विशेषता है। पहली विशेषता को वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी कार्यपालिका के समक्ष व्यवस्थापिका का उत्तरदायित्व, मतलब कार्यपालिका के साथ साथ व्यवस्थापिका का उत्तरदायित्व रहता है। तो कार्यपालिका के साथ व्यवस्थापिका का भी उत्तरदायित्व रहता है, दोनों का उत्तरदायित्व रहता है। और बहुमत दल का शासन, अब चुनाव में जिसका बहुमत होगा उसी को शासन, बहुमत दल का शासन। हमारे जो प्रधान पीएम है, राज्य के जो सीएम है, इनका नेतृत्व संधि शासन प्रणाली की विशेषता है। और इसके साथ जो है मुख्य चीज वास्तविक नामांकित कार्यपालिका के व्यवस्था के उत्तरदायी, बहुमत दल का शासन, पीएम सीएम का नेतृत्व और मंत्रियों का सदन का सदस्य होना, ये भी इसकी विशेषता है। जैसे आप मंत्री बन रहे हैं केंद्र में तो लोकसभा राज्यसभा सदस्य, स्टेट में रहे कि विधानसभा विधान परिषद में, तो यह संघीय शासन की विशेषताएं होंगी। वास्तविक नामांकित कार्यपालिका इसमें व्यवस्था का उत्तरदायित्व, बहुमत का शासन, प्रधानमंत्री मुख्य नेतृत्व, ये विशेषताएं महत्वपूर्ण है। इसको आप याद कर लीजिएंगे तो आपको कौन सी विशेषताएं हैं कौन सी नहीं इसमें क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं न्यायिक सर्वोच्चता, पांचवां न्यायिक सर्वोच्चता। अब इसमें समझ लीजिए कि देखिए जब हम न्यायालय पर पढ़ाएंगे तो आपको उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला न्यायालय विषय बताएंगे। न्यायिक सर्वोच्चक हमारे यहाँ संविधान का रक्षक क्या है, न्यायालय है। और न्यायालय ही व्यक्ति के हित का स्रोत है। किसी का हित अहित होता है या कोई कानून ही बनता है, अगर व्यक्ति का हित होता है तो लोक अदालत की व्यवस्था हो गई है। लोक हित के मुद्दे को ध्यान में रखकर न्यायालय में चुनौती जा सकती है। न्यायालय में जुडिशियल रिव्यू का भी हो गया है, अगर वो भी जो है कि मतलब का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो न्यायिक सर्वोच्चता, इस पर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। इस पर जब न्यायालय होगा तो न्यायालय पूरा भाग बताएंगे। विशेषता का है, विशेषता चलेगा नहीं बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर बोरियत हो जाएगा, आपको फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो न्यायालय ही सर्वोच्च है, संविधान का रक्षक। पूछता है कि हमारे संविधान का रक्षक क्या है, तो न्यायिक सर्वोच्चता। अब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के विषय में आप जान रहे हैं, कभी हम जब आपको भाग 3 पढ़ाएंगे तो मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 12 से 35 तक जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, इसके विषय में हम आपको डिटेल से बताएंगे। हम 7 थे, 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा संपत्ति का हटा दिया गया है, 6 बचे हैं। 6 के विषय में हम आपको डिटेल से बताएंगे। जैसे उसमें आप जान लीजिए, जैसे स्वतंत्रता का, फिर समानता का, शोषण के विरुद्ध, फिर धर्म और संस्कृति का, शिक्षा संबंधी, संवैधानिक उपचारों का, इस तरह की विशेषताएं इसमें हम बताएंगे। 7वां मौलिक कर्तव्य। देखिए इसको हम बताएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मौलिक अधिकार का एक अलग से टॉपिक है, उसमें लंबा थोड़ा वीडियो होगा, उसको हम हो सकता है कि 2 भाग बताएं। एक में उसके सारे अनुच्छेद बताएं, दूसरे में हम मौलिक अधिकार के जिस तरह प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके इम्पैक्ट भी आपको अच्छे से बताएंगे। मौलिक कर्तव्य ये मूल संविधान में नहीं था। भाग 4 का में 10 मूल कर्तव्य थे और 86 जो है कि संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक जोड़ के 11 कर दिया गया है, वर्तमान में 11 हैं। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अपनाया गया। तो मौलिक कर्तव्य का हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। हमारे जो 10 थे, बाद में जो है कि 11 कैसे हुए, फिर इसमें किसकी समिति सिफारिश बताएंगे। मौलिक कर्तव्य इन दोनों में हम अंतर का भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं बता रहे हैं, वीडियो बहुत लेंदी होने की वजह से। अब फिर 8वां धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता
ध्यान ही रहे, प्रस्तावना में हमने बताया, धम्म पेज की अच्छी व्याख्या की है कि हमारा देश जो है किसी भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध कुछ भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उसके लिए चंदा दे सकते हैं, ये आपको मिलता रहेगा। इसके विषय में हम मौलिक अधिकार में जो हमारा धर्म से संबंधित है उसके विषय में व्याख्या हम आपको करेंगे। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, ये अब जान रहे हैं कि पहले एज 21 वर्ष थी, अब मतदान की एज 18 हो गई है कि 61वें अमेंडमेंट एक्ट, इसको आप याद कर लीजिए, अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हमारी मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। अब कभी कभी यहाँ पर हम दीजिए जैसे पूछे किस एक्ट के द्वारा, किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा 18 कर दी गई है, 61-88, लेकिन लागू कब से हुआ, 1989। जैसे अगर प्रश्न बने कि किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई, 61वें संविधान अधिनियम 1988, कब लागू हुआ, 1989। अब हम वयस्क मताधिकार हो गया। अब आपका एकल नागरिकता, अब एकल नागरिकता हमारा अंतिम विशेष था 11, एकल नागरिकता। हमारे संविधान में एकल नागरिकता की है, भाग 2 में नागरिकता के विषय में है, 5 से 11 तक आर्टिकल जो है, आर्टिकल 5 से 11 तक है। इसमें हम नागरिकता के विषय में आपको डिटेल से बताएंगे, किस प्रकार नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, किस तरह छोड़ी जा सकती है, अलग से वीडियो देंगे। विशेषता बस आप जानिए, नागरिकता एकल है, किसी भी प्रदेश के निवासी आप भारत के ही नागरिक माने जाएंगे। अंत में अन्य हमने इस लिख दिया है कि इसके अलावा बहुत सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में हैं, जैसे त्रिस्तरीय विशेषता, त्रिस्तरीय जो कि किसी देश के संविधान में नहीं मिलता, हमारे देश में है, इसका बहुत बड़ा है, 1-2 वीडियो आपको मिलेगा। और उसके अलावा जो है आपातकालीन उपबंध जो है, आपातकालीन उपबंध जैसे केंद्र के पास शक्ति है आपातकाल की, उसमें 300 आर्टिकल 352, 356, 360, जिसे इन सब के विषय में चर्चा की जाएगी कि हमारे विशेषता का है। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे इन एकल नागरिकता, वयस्क मताधिकार, निरपेक्षता, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक, मौलिक अधिकार, सर्वोत्तम, इन सब का अलग अलग टॉपिक है, उसमें बहुत गहन चर्चा होगी। आप बस इसको समझिए, ये 4 टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने विशेष तौर से फोकस भी किया है। सबसे लंबा उसके विषय में बता दिए, लिखित, लचीला, कठोर, एकात्मकता के लक्षण याद कर लीजिएगा, जरूर पूछता है, संघात्मकता के संबंधी। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, पेपर पूरे कौन सा संघात्मक लक्षण नहीं है, कॉन्सेप्ट में फंस गए, एकात्मक नहीं, संस्थात्मक नहीं, इस तरह विशेषताएं आप पढ़े रहें, दिक्कत नहीं होगी। यही विशेषता टॉपिक हम समाप्त करते हैं। हमें विश्वास है कि हमारा वीडियो आपको निसंदेह पसंद आया होगा। हमारे आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और जो है कि कमेंट भी हमको करते रहिए, कैसा लगा आपको वीडियो। अगर कोई सुझाव है तो आप अवश्य बताइए, हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही हम अपने अगला पार्ट आपको संविधान का लेके आएंगे। जय हिंद।